लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था। आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। वो है कि हमारे पास फोर्सेस एंड मैटर। फोर्सेस और मैटर ये दोनों चीजें आप लोग पढ़ कर आ रहे हो छोटी क्लासेस से। क्या होती है फोर्सेस? फोर्स एक एजेंट है। एजेंट किसे कहते हैं? किसी भी शख्स या किसी भी चीज के थ्रू आप कोई काम करवा रहे हो तो वो चीज क्या कहलाती है? एजेंट। और फोर्स भी क्या होती है आपके पास? एजेंट। क्योंकि अगर आपको बॉडी के पोजीशन को चेंज करना हो, किसी भी काम को करवाना हो, तो आप क्या अप्लाई करोगे? फोर्स अप्लाई करते हो। मुझे डेस्क मूव करवाना हो, चेयर मूव करवाना हो, हम क्या अप्लाई करेंगे वहां पर? फोर्स। तो फोर्स क्या होती है? एक ऐसे एजेंट जो बॉडी के पोजीशन को चेंज कर दे या फिर उसकी कोशिश करें। क्योंकि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि किसी बड़ी चीज पर आपको फोर्स अप्लाई करना है, जैसे अगर मैं इस रूम के वॉल की बात करूँ, मैं फोर्स अप्लाई करूँ, क्या वो मूव होगी? नहीं, लेकिन मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ। तो फोर्स का काम क्या होता है? वो बॉडी के पोजीशन को चेंज कर दे या फिर उसकी कोशिश करे। ये चीज आप लोग पढ़ कर आ रहे हो। दूसरी चीज मैटर। क्या होती है मैटर? कोई भी ऐसी चीज जिसके पास अपना वेट हो, वजन रखे और वो स्पेस ऑक्युपाई करे, वो चीज क्या कहलाती है? मैटर। क्योंकि किसी भी चीज के पास अगर वेट है, वेट क्या चीज होती है? वजन क्या है? किसी भी बॉडी के पास अगर क्वांटिटी ऑफ मैटर है, अगर मैटर मौजूद है तो वो चीज क्या कहलाएगी आपके पास? मास। मास। और अगर मास के ऊपर ग्रेविटी अप्लाई हो रही है, वो चीज क्या कहलाती है? वेट। तो अगर किसी बॉडी के पास वेट हो और वो स्पेस ऑक्युपाई करे तो वो चीज क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। ये बात क्लियर है? अब इन दोनों चीजों को कंबाइन करना है, फोर्स और मैटर। क्योंकि हर एक अगर दुनिया में बॉडीज मौजूद है तो क्या उस पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे? फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो फोर्सेस और मैटर को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कंबाइन। यहाँ पर आप लोगों ने मैटर्स के कुछ स्टेट्स पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? स्टेट। दुनिया में बहुत सारी चीजें मैटर है, लेकिन उनके डिफरेंट स्टेट होते हैं, उनकी डिफरेंट कंडीशन होती है। वो कौन कौन सी स्टेट होती है? प्लाज्मा। हमने 4 स्टेट पढ़ी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। सॉलिड क्या चीज होती है? सॉलिड एक ऐसी चीज जिसके पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड हो, करीब करीब हो, वो चीज क्या कहलाती है? यहाँ पर आपको एक ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा जिसके पार्टिकल्स क्या है? बहुत ही करीब, तो वो चीज क्या कहलाती है? सॉलिड। क्योंकि उसका एक फिक्स शेप होता है, तो वो चीज क्या कहलाएगी? सॉलिड। लिक्विड में क्या फर्क है? सॉलिड से अगर कंपेयर किया जाए तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? थोड़े दूर होते हैं। अगर पार्टिकल्स दूर है तो वो चीज क्या कहलाएगी? लिक्विड। और अगर हम सॉलिड और लिक्विड दोनों से कंपेयर करें तो गैसेस के पार्टिकल क्या होते हैं? और ज्यादा दूर। ये बात क्लियर है? प्लाज्मा क्या चीज है? प्लाज्मा आप लोगों ने एटम्स के बारे में पढ़ा होगा, याद है? कुछ एटम्स क्या होते हैं? क्या आप लोगों ने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखो, सोडियम और क्लोरीन। नाम सुना है कभी? ये एक एटम है, सोडियम और क्लोरीन। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सोडियम के ऊपर चार्जेस हो या क्लोरीन के ऊपर चार्ज, प्लस या माइनस चार्जेस होते हैं, इसे क्या कहते हैं? आइंस। सोडियम या क्लोरीन, अभी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये न्यूट्रल बॉडी है। कैसी बॉडी है? न्यूट्रल। लेकिन अगर इसके ऊपर चार्जेस आ रहे हैं तो वो क्या कहलाते हैं? आयंस कहलाते हैं, आयोनाइज एटम कहलाते हैं। अब वो एटम नहीं, आयोनाइज एटम कहलाते हैं। तो अगर हम आयोनाइज एटम के बारे में स्टडी करते हैं तो वो किसमें करते हैं? प्लाज्मा में। ये बात क्लियर है? आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में प्लाज्मा फिजिक्स पढ़ा होगा, वहां पर भी यही था कि हाईली आयोनाइज एटम के बारे में अगर आप स्टडी करते हो तो वो चीज क्या कहलाती है? प्लाज्मा फिजिक्स कहलाती है। क्लियर है? अब देखो, जब हम फोर्स की बात करें, मैटर की बात करें, तो मैटर के डिफरेंट स्टेट्स है। तो सॉलिड की अगर बात करें तो क्या सॉलिड, किसी भी सॉलिड पर आप फोर्स अप्लाई करते हो? कैसे? एग्जाम्पल, डेस्क पर फोर्स लगाना, ये चीज क्या कहलाएगी? आप डेस्क की पोजीशन की बात करो, उसकी शेप की बात करो, आपको क्या अप्लाई करनी होगी? फोर्स। तो मुझे किसी भी सॉलिड के शेप को चेंज करना हो, उसे बेंड करना हो, स्ट्रेच करना हो, वो चीज क्या कहलाता है? वो क्या कहलाती है? आप फोर्स क्या कर रहे होते हो? सॉलिड पर अप्लाई करते हो। अब देखो, यहाँ पर डेस्क की आप लोगों ने बात की, तो डेस्क तो एक सॉलिड है, उसका फिक्स शेप होता है। कुछ सॉलिड ऐसे भी होते हैं जिससे आप फोर्स अप्लाई करते हो लेकिन वो अपनी शेप को चेंज करती है, वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाती है, ओरिजिनल शेप पर आ जाती है। ऐसी कोई एग्जांपल? और रबर बैंड। रबर बैंड क्या सॉलिड है? आप उस पर अगर फोर्स अप्लाई करो तो क्या वो अपनी पोजीशन को चेंज करती है? क्या वो अपने स्ट्रक्चर को चेंज करती है? अगर आप जैसी ही फोर्स हटाते हो क्या वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आएगी?
तो इसका मतलब सॉलिड, कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जिसकी शेप भी चेंज हो सकती है और वो खुद को बेंड या फिर स्ट्रेच भी कर सकते हैं। आप रबर बैंड की बात करो या स्प्रिंग की बात करो, ये सारी चीजें क्या करती है, अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ सकती है। ये उसका इलास्टिक बिहेवियर कहलाता है। क्या कहलाता है? इलास्टिक बिहेवियर। दोबारा बताओ, इलास्टिक बिहेवियर किसे कहते हैं? तेज बोलो। देखो यहाँ पर इलास्टिक बिहेवियर या इलास्टिसिटी क्या होती है, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने ऊपर फोर्स अप्लाई करवाए और जैसी आप फोर्स अप्लाई करते हो वो अपनी शेप को क्या करती है, चेंज करती है, लेकिन जैसे आप फोर्स रिलीज करते हो वो वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन को गेन कर लेती है, अपने ओरिजिनल शेप को क्या करती है, गेन कर लेती है। वो चीज़ क्या कहलाती है? वो प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी कहलाती है। जैसे रबर बैंड पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, क्या वो अपने स्ट्रक्चर को चेंज करेगी? जैसे ही आप फोर्स हटाओगे क्या वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगी, ओरिजिनल शेप पर आ जाएगी? तो इस प्रॉपर्टी को आप क्या कहते हो? इलास्टिसिटी कहते हो। लेकिन अगर हम रबर बैंड पे ज्यादा फोर्स अप्लाई करें, क्या वो वापस अपनी शेप पर आएगी? नहीं, वो क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है। तो हर एक मटेरियल की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। क्या कहते हैं? इलास्टिक लिमिट। तो एक ऐसे लिमिट जिस पर आप फोर्स अप्लाई करो और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को खराब करके वापस से डीफॉर्म कर ले, इस प्रॉपर्टी को आप क्या कहते हो? इलास्टिसिटी कहते हो। क्लियर है? तो सॉलिड, हर सॉलिड मटेरियल के पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती। कुछ सॉलिड मटेरियल ऐसे होते हैं जिसके पास क्या होती है? इलास्टिसिटी मौजूद होती है। जैसे रबर बैंड, स्प्रिंग, ये सब के पास क्या होती है? इलास्टिसिटी। अब देखो यहाँ पर एक टॉपिक है स्ट्रेचिंग स्प्रिंग। स्ट्रेच का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का खींचना, यही होगा। तो अगर हम स्प्रिंग को थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करके मूव करवाए तो क्या वो स्ट्रेच होगी? वो स्ट्रेच होगी। तो यहाँ पे देखो, एक ही स्प्रिंग जो कि अलग अलग कंडीशंस पर है। सबसे पहले स्प्रिंग, ये हमारे पास ओरिजिनल पोजीशन पर है, इसकी जो लेंथ है अभी इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, तो ये क्या है? रेस्ट की कंडीशन में, यहाँ पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, ये स्ट्रेच नहीं हो रही। तो हम इसे कह सकते हैं कि इसके पास अपना ओरिजिनल लेंथ है। अगर मैं इस पर फोर्स अप्लाई करूं, सपोज करो 5 न्यूटन, मैंने फोर्स अप्लाई किया, क्या ये स्ट्रेच हो रही है? पहले जो कंडीशन थी, क्या अब कंडीशन चेंज हुई? अगर हम थोड़ा सा फोर्स और ज्यादा इंक्रीज कर ले, 5 न्यूटन से 10 न्यूटन, क्या ये और ज्यादा स्ट्रेच हो रही है? इस स्प्रिंग की जो लिमिट है वो है 17। देखिए 17 न्यूटन तक फोर्स ये क्या कर सकती है? बेयर कर सकती है। तो अगर मैं 5 न्यूटन अप्लाई करूं तो क्या ये इसके लिमिट के पास है, लिमिट के अंदर है, तो ये मूवमेंट करेगी और जैसे ही आप फोर्स हटाओगे वापस से अपने ओरिजिनल लेंथ पर आ जाएगी। आपने फोर्स को और इंक्रीज किया 15 न्यूटन, क्या इसके इलास्टिक लिमिट के अंदर फोर्स है? क्या ये अब स्ट्रेच होगी? तो जब तक उसकी इलास्टिक लिमिट के अंदर आप फोर्स अप्लाई करोगे वो क्या होगी? स्ट्रेच होगी। और जैसी ही आप फोर्स रिलीज करोगे वापस से वो अपने ओरिजिनल लेंथ पर चली जाएगी। अगर मैं 17 से ज्यादा फोर्स अप्लाई करूं तब क्या होगा? कोई भी चीज हो वो क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी, डीफॉर्म वापस से नहीं हो सकती है। ये बात क्लियर हो रही है? तो अब यहाँ पर ये जो ओरिजिनल लेंथ है और बाकी सारे लेंथ में कोई इंक्रीमेंट आ रही है? जितनी भी यहाँ पर स्प्रिंग है उसमें कोई इंक्रीमेंट आ रही है? इस इंक्रीमेंट को हम एक्सटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन वर्ड जो है वो किससे निकला है? एक्सटेंड से। और एक्सटेंड का मतलब क्या होता है? बढ़ना, किसी भी चीज का इंक्रीज होना। तो क्या ये स्प्रिंग की लेंथ में इंक्रीमेंट आ रहा है? ये जो इंक्रीमेंट स्प्रिंग की लेंथ में आ रहा है ये चीज क्या कहलाती है? एक्सटेंशन कहलाती है। और एक्सटेंशन को हम शो किससे करते हैं? एक्स से। आप एक्सटेंशन कहो, डिस्टेंस कहो, एक ही बात है, क्योंकि ये जो स्प्रिंग है ये क्या कवर कर रही है? डिस्टेंस कवर कर रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे? एक्सटेंशन। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये जो स्प्रिंग है ये अपने ओरिजिनल लेंथ पर है। ये जो स्प्रिंग है ये कौन सी है? लेंथ ऑफ स्ट्रेच स्प्रिंग। ये स्ट्रेच हुई भी है, एक्सटेंड हुई भी है, तो इसकी जो लेंथ होगी वो क्या कहलाएगी? लेंथ ऑफ स्ट्रेचिंग स्प्रिंग। तो आपके पास इसका फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ ऑफ स्ट्रेचिंग स्प्रिंग प्लस इक्वल्स टू ओरिजिनल लेंथ। क्या इसके पास अपनी ओरिजिनल लेंथ है? और ओरिजिनल लेंथ के साथ साथ क्या मौजूद है? एक्सटेंशन। तो अगर आपको लेंथ ऑफ स्ट्रेच स्प्रिंग निकालना है तो आपको क्या करना होगा? ओरिजिनल लेंथ को सम करना होगा उसके एक्सटेंशन के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा? लेंथ ऑफ स्ट्रेच स्प्रिंग। अगर मुझे ये पता करना हो कि इसकी लेंथ जो है, सपोज करो 3 मीटर है, अब इसमें कितनी एक्सटेंशन आ रही है किस तरह से पता चलेगी?
अगर आपके पास, हमारे पास पता है ना कि लेंथ और ये जो टोटल लेंथ है, देखो हमने हमारे पास ओरिजिनल लेंथ क्या थी 3 मीटर, और जो स्ट्रेच लेंथ है वो कितनी आ रही है 15 मीटर। कितने का इसमें एक्सटेंशन आया, आप इजीली क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। आपके पास फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है, आप इसे शॉर्ट लिख सकते हो, लेंथ ऑफ स्ट्रेचिंग स्प्रिंग इज इक्वल्स टू OL, मतलब ओरिजिनल लेंथ प्लस EXT, हम एक्सटेंशन की शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो आपके पास लेंथ ऑफ स्ट्रेच स्प्रिंग भी है और इसके अलावा ओरिजिनल लेंथ भी। आप इससे क्या फाइंड कर सकते हो, एक्सटेंशन। किस तरह से फाइंड करेंगे, ओरिजिनल लेंथ यहाँ पर प्लस में, दूसरी तरफ जाकर माइनस। तो क्या ये इस तरह से हो सकते हैं, एक्सटेंशन इक्वल्स टू LOSS माइनस ओरिजिनल लेंथ। तो लेंथ ऑफ स्ट्रेच स्प्रिंग है क्या हमारे पास 15, और हमारे पास ओरिजिनल लेंथ क्या है 3। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास एक्सटेंशन, क्योंकि ये एक डिस्टेंस थी तो इसकी लेंथ भी क्या होगी मीटर। तो आपके पास जो एक स्ट्रेच स्प्रिंग में एक्सटेंशन आ रही है वो कितनी आ रही है 12 मीटर की एक्सटेंशन आ रही है। यहाँ तक क्लियर है सबको?